हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस रिवीजन सीरीज में। आज से हम महेश बर्नवाल सर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बुक आता है ना, तो महेश बर्नवाल सर का सार संग्रह एनसीईआरटी। ऐसे हम यही रिवाइज कराएंगे। आप लोगों के लिए, सबके लिए बेनिफिट होगा और आप लोग जुड़े रहिए सभी लोग। देखिए, आज हम अर्थव्यवस्था स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में लाइन से इस बुक को ख़त्म करेंगे। इस बुक को हम टारगेट बनाए हैं कि इस बुक में जितना भी टॉपिक है एक माह के अंदर, एक माह में लगभग सब पूरा ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग जुड़े रहिए, आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हाँ, देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी 1774 में, जो कोलकाता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कहाँ हुआ था? कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद में भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार, ठीक है। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार आर्टिकल चार्टर 1833 के द्वारा मिला था। जब भारतीय लोग प्रशासन में भागीदारी लिए थे, कब? 1833 के चार्टर अधिनियम में। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने का अधिकार कब मिला था? देखिए, भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने का अधिकार कब? 1892 में मिला था। अब केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया था? देखिए, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया था? तो देखिए, 1919 के शासन अधिनियम द्वारा। देखिए, 1919 में क्या हुआ था कि इसमें केंद्र और राज्य में दोनों में द्वैत शासन लग गया था। वही द्विसदनीय मतलब कि द्वैत शासन लग गया था वहाँ पे 1919 में, और 1935 में जाकर के ख़त्म हो गया था। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की मूल अधिकार। हाँ, देखिए, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की मूलतः किस अधिनियम में प्रेरित हैं? 1935 के अधिनियम से प्रेरित हैं भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की मूलत। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं भारत के संवैधानिक विकास में जो अधिनियम आया था वो कंपनी के। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट 74 में, देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, और 1793 में चार्टर एक्ट 1813 का। ये सब देखिए लाइन से अब पढ़ना है, ठीक। भारत शासन अधिनियम, वहाँ पे ब्रिटिश क्राउन में कहा गया था भारत शासन। यहाँ पे पूरा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चल रहा था। 1857 तक ईस्ट कंपनी का राज चल रहा था, लेकिन 57 के बाद में, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय के बाद में यहाँ पे ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ ने अपना शासन संभाल लिया था, और यहाँ से ब्रिटिश राज चलने लगा था। देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था अधिनियम बताया था ना। देखिए, अब बात करते हैं 1919 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था। 1919 में कि द्वैत शासन लग रहा था, लेकिन अब राज्य में भी लगेगा और केंद्र में भी लगेगा। लेकिन 1935 में क्या किया गया कि राज्य में ख़त्म कर दिया गया और केवल केंद्र में लगाया गया था। देखिए, ब्रिटिश सरकार में अधिनियम को में संघीय यही बता रहे हैं कि 1919 में राज्य और केंद्र दोनों था, लेकिन 1935 में केवल संघ में लगा था, ठीक है। और भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन आया था। देखिए, भारत में साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था, ठीक है। गठन जो हुआ था 1927 में हुआ था, लेकिन जो भारत में प्रवेश किया 1928 में आया था। और किसके लिए आया था? भारत शासन अधिनियम 1919 में अच्छा से चल रहा है या नहीं चल रहा है, उसको जांच करने के लिए लाया गया था 1900 साइमन कमीशन। देखिए, अखिल भारतीय संघ द्वारा स्थापित
का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? देखिए अखिल भारतीय संघ। देखिए एक लोक सेवा आयोग हो जाएगा। देखिए एक अखिल भारतीय हो जाएगा, तो अखिल भारतीय 1935 अधिनियम के तहत आया था, याद रखिएगा। अखिल भारतीय 1935। लेकिन अगर लोक सेवा आयोग कहेगा तो 1919 के तहत आया था, याद रखिए 1919 के तहत आया था। लेकिन अखिल भारतीय कहेगा तो 1935 के तहत। भारत में संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार। हाँ देखिए, भारत शासन अधिनियम 1935 पे राज्य और केंद्र के बीच में जो शक्ति का विभाजन है वो दिया गया है, ठीक है ना। उसके बाद में एक निर्वाचित विधानसभा द्वारा भारत के संविधान का निर्णय करने का प्रस्ताव। देखिए भारत में संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन लेकर आया था। भारत में संविधान का निर्माण होगा और क्रिप्स मिशन निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा पारित किया गया था, ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं आगे, भारतीय संविधान सभा का गठन बहुत ज़्यादा VVI है ये। देखिए कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन 1946 के तहत 19 कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। और कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा के प्रांतों से प्रांतियों का निर्वाचन किस अनुपात में किया जाएगा। देखिए 1 लाख, वहाँ पे जब कैबिनेट मिशन जब आया था तो वहाँ पे जो प्रांत में जो मान लीजिए कि आज के डेट में विधायक है ना, तो उसको वहाँ पे जो प्रतिनिधि था, प्रांत में जो प्रतिनिधि जो निर्वाचन होगा वो 10 लाख आबादी में एक सदस्य को चुना जाता था। 10 लाख आबादी में एक सदस्य को। और भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था। ये भारतीय संविधान के निर्माण करने के लिए संविधान सभा विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया था। देखिए भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली विधानसभा के चुनाव सदस्यों के, जब मान लीजिए कि जब चुनाव हो रहा था तो विभिन्न प्रांत मतलब कि राज्य बोल सकते हैं, वहाँ उस समय प्रांत बोला जाता था। आज के समय में क्या है कि ऐसे राज्यसभा है, तो राज्यसभा में अलग अलग राज्यों के लिए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। तो प्रांत विधानसभा जो बन रहा था तो उस समय अलग अलग प्रांत से व्यक्ति विधानसभा बना रहे थे। अब अंतरिम सरकार 1946 में, देखिए अंतरिम सरकार 1946 में कौन क्या अपने पद पर थे। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी थे राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के मंत्री। देखिए जवाहरलाल नेहरू जी थे राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले के मंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू का थे राष्ट्रमंडल संबंध में विदेशी मामले के मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए यहाँ पे ट्रिक बताते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल माने भाई आ रहा है ना, भाई सरदार वल्लभ भाई क्या देगा, गृह में घर में, गृह माने घर होता है, सूचना और प्रसारण देगा। भाई ही मान लीजिए कि भाई बड़ भाई है तो छोट भाई को क्या देगा, सूचना देगा घर में, ठीक है ना। तो यही गृह सूचना। आपका राजेंद्र प्रसाद, देखिए राजेंद्र प्रसाद जो थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। राजेंद्र प्रसाद क्या थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री। जॉन मथाई उद्योग मंत्री। उद्योग में क्या हो जी, उद्योग मंत्री कौन थे, जॉन मथाई। जगजीवन राम श्रम मंत्री। एक श्रम कीजिए जीवन जीने के लिए राम जी आपको आशीर्वाद देंगे, मतलब कि ट्रिक है। देखिए श्रम मंत्री कौन है, श्रम जगजीवन राम, ठीक है। और रक्षा मंत्री, देखिए भाई इसका ट्रिक देखिए, रक्षा मंत्री क्या हो जाएगा, रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। देखिए सरदार हैं जो बलदेव, जिसके पास में बल होगा वो रक्षा करेगा, ठीक है ना। जिसके पास बल होगा वो रक्षा करेगा। अब लियाकत अली तो वित्त मंत्री हो जाएगा। लियाकत अली का था वित्त मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री था। अब सी राजगोपालचारी, देखिए राजगोपालचारी मतलब क्या, घूम घूम के बांटने वाला, ठीक है ना। तो राजगोपालचारी, तो चारी मतलब कि क्या, शिक्षा एवं कला मंत्री, घूम घूम कर शिक्षा देता है। राजगोपालचारी क्या हो जाएगा, नहीं हो जाता ऐसे, आचार्य माने आचार्य नहीं होता,
आचार्य महाराज जो शिक्षा देते हैं, तो वही राजगोपालचारी मतलब कि आचार्य, ठीक है ना। तो ये शिक्षा एवं कला मंत्री हो जाएगा, शिक्षा एवं कला मंत्री हो जाएगा, शिक्षा एवं कला मंत्री हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा एवं कला मंत्री हो जाएगा, ठीक है, शिक्षा एवं कला मंत्री हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए देखिए भारतीय संविधान, आगे देखते हैं यहाँ पे भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। देखिए भारत के संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। 9 दिसंबर 1946 में की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 में। देखिए यहाँ पे एक अध्यक्ष हुए थे, अध्यक्ष जो कि अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नाम था सचिदानंद सिन्हा। लेकिन आगे ही जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, 13 दिसंबर और 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। देखिए भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप BN राव तैयार किए थे। देखिए संविधान का जो प्रारूप है, संविधान का प्रारूप कौन तैयार किया था, BN राव। संविधान सभा का प्रथम प्रारूप कौन तैयार किया था, BN राव तैयार किए थे। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, देखिए अस्थायी अध्यक्ष अभी बताया ना। देखिए बैठक हमारा संविधान सभा का 3 गो हुआ था फेमस। देखिए 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर को डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे और उस वहाँ पे यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद 11 और 13 में राजेंद्र प्रसाद जो कि अस्थायी रूप से हो गए थे। और संविधान सभा में पंडित नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। देखिए जब तीसरा बैठक हुआ था ना, जब तीसरा बैठक हो रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को अपना एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। और ये पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने इसको अपना लिया। कब अपनाया था, 22 जनवरी 1947 में अपना लिया गया था, ठीक है। तो भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए। देखिए संविधान सभा जब बन रहा था तो उस समय कुल अधिवेशन कितना हुआ था, कुल अधिवेशन 11 हुआ था। कुल कितना हुआ था अधिवेशन, 11 अधिवेशन हुआ था। भारतीय संविधान के निर्माण के संविधान सभा को कितना समय लगा। देखो संविधान निर्माण होने में 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। देखिए संवैधानिक सलाहकार कहेगा, इनका नाम BN राव था। BN राव कौन था, BN राव। तो भारतीय संविधान सभा के सलाहकार कौन था, BN राव था। भारत की संविधान सभा के वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। देखिए भारतीय संविधान की प्रथम बैठक की अध्यक्षता, देखिए संविधान सभा जो बताया ना कि बैठक 3 बार हुआ था, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। 9 दिसंबर को दो अध्यक्ष थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी रूप से नहीं थे। क्या क्यों बनाया गया था बता देते हैं आपको। क्योंकि उस समय फ्रेंच मॉडल चल रहा था। तो फ्रेंच मॉडल से में बताया गया था कि जो आदमी क्या होगा, वरिष्ठ होगा, मतलब कि एज में बड़ा होगा, उसको ही अध्यक्ष बना दिया जाएगा। तो वहीं से फ्रेंच मॉडल से उनको हम अध्यक्ष बना दिए थे, ठीक है। उसके बाद में जब 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को आए थे तो सचिदानंद सिन्हा को हटा करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। और उनका सलाहकार कौन थे, BN राव थे। अब देखिए भारतीय संविधान स्वीकार कब किया गया। संविधान कब स्वीकार किया गया, तो 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 में स्वीकार कर लिया गया था। 26 नवंबर 1949 में स्वीकार कर लिया गया था। भारतीय संविधान को पूर्णतः देखिए संविधान को स्वीकार किया गया 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूर्ण रूप से अभी वहाँ पे कुछ आर्टिकल ही लिखे गए थे, अभी कुछ बाकी थे। लेकिन कुछ समय बाद पूरा संविधान लिख कर तैयार हो गया था। उस समय वो 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। अब देखिए संविधान सभा, थोड़ा देख लिया संविधान सभा में
9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। जानते हैं आप, 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ था, जिसमें कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्षता कर रहे थे अस्थायी रूप से। कब? अस्थायी रूप से। और 11 दिसंबर, देखिए दूसरा कब हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें राजेंद्र प्रसाद बन गए थे, अस्थायी रूप से चुने गए थे। और संविधान निर्माण का प्रारंभ कब हुआ था? देखिए, संविधान जब निर्माण होने का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को हो गया था। अच्छा, 13 दिसंबर 1946 को क्यों हुआ था? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया था, जिनको हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। और कब अपनाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव? देखिए, 13 दिसंबर 1946 में पास हुआ था, मतलब पेश किया गया था, लेकिन इसको स्वीकार कर लिया गया था 12 जनवरी 1947 को, ठीक है, और स्वीकार कर लिया गया था। और 26 नवंबर 1949 को फाइनली जा कर के भारतीय संविधान को अंगीकृत कर दिया गया। अंग्रेज मन कुछ लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया, लेकिन 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 नवंबर 1950 को लागू कर दिया गया था। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं में लिखा गया है। हाँ, याद रखिएगा, भारत का संविधान 2 भाषाओं में लिखा गया है, हिंदी में, अंग्रेजी में लिखा गया है। सभी सदस्यों ने इन दोनों प्रांतियों पर हस्ताक्षर किए थे। इन दोनों पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए, अब आते हैं यहाँ पे। देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा अधिनियम लाया गया था संविधान सभा द्वारा। देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया। और आगे, जन गण मन जो राष्ट्रीय गान है, हमारा क्या है? राष्ट्रीय गान। जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, तो ये कब अपनाया गया था? तो याद रखिएगा, 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी, देखिए, संविधान लागू होने के 2 दिन पहले, याद रखिएगा, संविधान जब लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में, तो 2 दिन पहले राष्ट्रीय गान, याद रखिएगा, ये भी राष्ट्रीय गान भी राष्ट्रीय गीत भी अपनाया गया था, ठीक है। और भारत के संविधान अशोक स्तंभ, देखिए अशोक स्तंभ जो है ना, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को अपनाया गया था, तो ये याद रखिएगा 26 जनवरी 1950 में। संविधान जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन इसको अंकित किया गया था। संविधान सभा के सलाहकार समिति कौन थे? देखिए, संविधान सभा का कोई सलाहकार होगा ना भाई, तो सलाहकार समिति कौन था? तो देखो, बता रहे हैं ना, संविधान सभा कौन सलाह देगा? भाई देगा। कौन सलाह देगा? सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल देगा, ठीक है। अब झंडा समिति बताए थे, झंडा समिति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। झंडा राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद में संघ समिति एवं अध्यक्ष, देखिए समिति एवं अध्यक्ष, इसका भी हम ट्रिक बताते हैं, ट्रिक बताते चलेंगे और याद करते चलिएगा। देखिए, पहले नंबर याद रखे, ध्यान दीजिएगा, जिसमें संघ आ जाए, जिसमें भी संघ आ जाए वो चुपचाप मार देना है पंडित जवाहरलाल नेहरू को मार देना है, ठीक है ना। देखिए, संघ समिति, संघीय समिति, संविधान समिति, सब पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। प्रांतीय, देखिए प्रांत, कोई प्रांत है, ठीक है ना। मान लीजिए, याद रखिएगा, देखिए मान लीजिए कोई प्रांत है, ठीक है, कोई प्रांत है, उसको प्रांत में अल्पसंख्यक लोग रहते हैं या कोई भी रहता है जो कि निम्न वर्ग रहता है, जिनको हम जिसको रक्षा करना है, तो रक्षा करने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए, ठीक है ना। प्रांतीय संविधान सभा के कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है ना। प्रांत को रक्षा करने के लिए क्या चाहिए? बल, तो ये कहा चाहिए प्रांतीय संविधान सभा के सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, प्रारूप समिति बात करते हैं, प्रारूप समिति, तो प्रारूप समिति क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति कौन हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ये मौलिक अधिकार, देखिए भाई, आपका मौलिक अधिकार है, मान लीजिए मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो आपको रक्षा करेगा। कौन रक्षा करेगा? अल्पसंख्यक का भी रक्षा करेगा, ठीक है ना, बताया ना। देखिए, प्रांत में अल्पसंख्यक है, क्या है? देखिए, प्रांत में अल्पसंख्यक है और मौलिक अधिकार का रक्षा करना है, तो जिसके पास बल रहेगा वही ना रक्षा करेगा भाई। तो देखो, तो क्या हुई? सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अब प्रक्रिया समिति, ठीक है ना, देखिए प्रक्रिया समिति हो जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। प्रक्रिया कौन? राजेंद्र प्रसाद। देखिए, झंडा समिति राजेंद्र प्रसाद और प्रक्रिया समिति भी राजेंद्र प्रसाद। राजू के समिति कौन थे? देखिए, राजू की समिति, देखिए जिसमें संघ लग जाएगा तो वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन राज्य का भी समिति
नेहरू जी ही थे। अब संचालन समिति कौन था? संचालन समिति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संचालन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संचालन कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। देखिए, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति और झंडा समिति, राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद में एक बल जिसके पास रहेगा वो प्रांतीय समिति हो जाएगा। प्रांतीय समिति, अल्पसंख्यक मौलिक अधिकार के समिति, सरदार वल्लभ पटेल थे। ठीक है ना। अब देखिए, संविधान सभा के कार्य से संबंधित समिति, संविधान सभा के कार्य संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीबी मालवणकर। जीबी मालवणकर थे। संविधान सभा के कार्यों की समिति कौन थे? संविधान सभा के कार्य कौन करेगा? जीबी मालवणकर। जीबी मालवणकर थे। देखिए, बीडी अर्थात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है देखिए थोड़ा सा, कि बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रक्रिया, संविधान सभा की प्रारूप समिति। देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जब संविधान निर्माण होने लगा था तो इसी समिति को चुना गया था जिसमें अम्बेडकर जी अध्यक्षता कर रहे थे। उसमें अन्य सदस्य 6 और सदस्य थे। ठीक है ना। इसमें देखिए, याद रखिएगा, जो कृष्ण, देखिए कृष्णा भगवान का नाम क्या है? याद रखिए, खाली कृष्णा भगवान का नाम याद रखिए, सब याद हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, कृष्णा भगवान को माधव कहते हैं, माधव कहते हैं, मैंने गोपाल बोलते हैं। उसके बाद में कृष्णा बोलते हैं। जैसे मतलब कि कृष्ण भगवान का नाम याद रखिएगा, सब याद हो जाएगा। देखिए, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर। देखिए, कृष्ण भगवान थे गोपाल। गोपाल माने गोपी आ रहा है ना, गोपी के संग है रसलीला करते थे कृष्ण भगवान। ठीक है ना। गोपियों के साथ क्या करते थे? रसलीला। तो देखिए, कृष्ण भगवान का नाम याद रखिए। तो कौन थे? गोपाल कृष्ण अयंगर। ठीक है ना। देखो, कि एम मुंशी था, के एम मुंशी। तो के एम मुंशी का पूरा नाम है कृष्ण। देखिए, यहाँ पे कृष्ण आता है। ठीक है ना। तो कृष्ण कृष्ण एम मुंशी था। ठीक बा, मुंशी थे। और बी एल मित्रा, बी एल मित्र। देखिए, कृष्ण भगवान का नाम याद रखिए। गोपाल मतलब गोपियों के संग रासलीला करते थे कृष्ण भगवान। के एम मुंशी, के एम मुंशी और उसके बाद में बी एल मित्र, मतलब कि सबका मित्र थे। कौन थे? सबका मित्र। लेकिन बाद में इसके स्थान पर ये इस्तीफा दे दिए थे। कौन? ये बी.एल. मित्र जो थे इस्तीफा दे दिए थे। इनके स्थान पर माधव आए थे। याद रखिएगा, मित्र हट गए थे तो माधव आए थे। माधव, कृष्ण भगवान का ही माधव नाम है तो माधव। उसके बाद में कृष्ण स्वामी। देखिए, कृष्ण स्वामी आ रहा है ना, कृष्ण स्वामी। तो कृष्ण स्वामी हो जाएगा। उसके बाद में एक मुस्लिम नाम याद रखिएगा, जो मोहम्मद सदुल्ला भी थे यहाँ पे, मोहम्मद सदुल्ला भी थे। और बाद में डीपी खेतान थे। कौन? डीपी खेतान, डीपी खेतान। देखिए भाई, हम लोग डीपी में कृष्ण भगवान का फोटो लगाते हैं। ठीक है ना। तो डीपी खेतान थे, डीपी खेतान। लेकिन इसके बाद में ये बाद इनका मृत्यु हो गया था तो इनके स्थान पर टिट्टी कृष्णाचार्य आए थे। देखिए, टिट्टी कृष्णाचार्य आए थे। देखिए, याद रखिएगा। बी.आर. अम्बेडकर थे संविधान सभा के अध्यक्ष और 6 गो सदस्य थे जिसमें गोपाल कृष्ण अयंगर। देखिए, गोपी थे, गोपी मतलब कृष्णा भगवान का गोपी, गोपाल कृष्ण अयंगर। की एम मुंशी थे, बी.एल. मित्र थे, सबका मित्र है कृष्ण भगवान। अब कृष्ण भगवान मित्र हट जाने के बाद में माधव आए थे। कौन? माधव आए थे। और आलादीन कृष्ण स्वामी अयंगर थे और सैदुल्ला आए थे। डीपी खेतान के हट जाने के बाद में कौन थे? डीपी कृष्णाचार्य आए थे। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 में किया था। 1947 में। लेकिन संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का अध्यक्ष, देखिए, प्रारूप समिति का गठन कब किए थे? 29 अगस्त 1947 में। 29 अगस्त 1947 में किए थे। ठीक है। उसके बाद में बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा का निर्वाचन किस प्रश्न से हुआ था? देखिए, अम्बेडकर जी थे, संविधान सभा का निर्वाचन जो हुआ था ना, बम्बई से हुआ था। कहाँ से? बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था 1947-1950। पहले बंगाल से हुआ था, फिर जाके मुंबई से हुआ था। ठीक है ना। धन्यवाद दोस्तों। हम आगे ही ऐसे सीरीज लाते रहेंगे, इस बुक को पूरा करेंगे और आप लोग का सपोर्ट रहा तो पूरा हम कवर करा देंगे, घटना चक्र से लेकर के दरोगा का एग्ज़ाम। देखिए, बिहार एसआई का एग्ज़ाम है, बिहार एसआई के लिए हम फोकस कर रहे हैं। तो जितना भी एग्ज़ाम आने वाला है, एसएसजीडी है, एसएसजीडी के लिए एकदम बहुत बेहतर बुक है ये।
और आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम ऐसे सीरीज लाते रहेंगे। इस बुक को पूरा करेंगे। इस बुक को पूरा कर लेने के बाद में आप लोगों का जीके जीएस में कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है ना दोस्त? मेरे बारे में जानना चाहते हैं? बाय।